हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर आप मेरे चैनल से अपडेट हैं कि मैं उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ वाइज मेरा एक पैटर्न चल रहा है, जो कि उर्दू अनुवादक, राजभाषा या सहायक उर्दू अनुवादक के विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो वो ज़रूर देखें। और अभी कल जो मुझे पार्ट बनाना था मैं वो नहीं बना पाया, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। एक दिन लेट हो गया किसी मशगूलियत की वजह से। तो आज जो मेरा पार्ट है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले पे, वो 25, अभी तक 24 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। ये टोटली आपका जो सिलेबस है उसी पे बेस्ड है, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं। देखने के बाद आपको काफ़ी आइडियाज़ हो जाएगा। इसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों क्वेश्चंस मिलेंगे और जीके के भी क्वेश्चन शामिल है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि बलीग का माना क्या है। लफ्ज़ बलीग ये उर्दू का लफ्ज़ है, इसका माना आपको बताना है कि ये इस लफ्ज़ का माना क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं बड़ा आदमी, 1 में है, 2 में तकरीर, 3 में वजाहत, 4 में खुश बयान। तो दोस्तों, आप एक कॉपी एक पेन लेके अपने पास बैठिए और अब मश्क के तौर पे आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर रोक के आप आंसर दे सकते हैं, या जब तक मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तफसील कर रहा हूँ, तब तक आप अपने आंसर सोच सकते हैं। और अपने आंसर देने के बाद लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सही हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस का आंसर देख रहे हैं। बलीग का माना क्या है। आपके ऑप्शन बड़ा आदमी, तकरीर, वजाहत, खुश बयान। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बलीग का वो होगा खुश बयान। क्या दोस्तों? खुश बयान। ये फसीहुल लिसान जिसको कहते हैं, फसीहुल लिसान एक ऐसा इंसान जिसकी ज़बान में काफ़ी ताकत हो, या बोलता हो तो अच्छी बात बोलता हो, मुदल्लल बोलता हो और अच्छे जुमले अदा करता हो, उसे बोलते हैं बलीग। खुश बयान यानी बयान करने का तरीका या जिसके बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा हो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जिसके अंदर होती है, उसे बोलते हैं खुश बयान, या फिर एक उर्दू में और बोलते हैं, फसीह उर्दू में बलीग बोला जाता है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। दोस्त के बगैर कोई खुश नहीं रह सकता। अंग्रेज़ी बनाओ। तो दोस्तों, ये एक जुमला है, ये दोस्त के बगैर कोई खुश नहीं रह सकता है। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। चूँकि ये मेरा जो वीडियो है इसी पे बेस्ड है कि हम इसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के ट्रांसलेशन समझते हैं, मुफरदात को याद करते हैं, उर्दू का हिंदी, हिंदी का उर्दू, उर्दू से हिंदी, इंग्लिश, इस तरह वाइस वर्सा करके हम देखते हैं। तो मेरा मेन फोकस यही होता है कि आपको लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगा। लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि आप लैंग्वेज के पैटर्न्स को आसानी से समझिए। तो एक जुमला यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। आपके लिए जुमला काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक तरह का इंडिकेशन होगा। मज़ीद आपको इस पर और मश्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अभ्यास को आप अपने जीवन में सम्मिलित करने की आपको ज़रूरत है। दोस्त के बगैर कोई खुश नहीं रह सकता। यहाँ पे बस 2 ही ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक करेक्ट होगा, वो बताना है। तो देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, नो पर्सन कैन बी हैप्पी विदाउट फ्रेंड्स, और सेकेंड में नॉट पर्सन कैन बी हैप्पी विदाउट फ्रेंड्स। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर अपने कॉपी में आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं और A to Z इन्फो पे वीडियो देख रहे हैं तो A to Z इन्फो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन आपको बगल में दिख रहा है, उसे दबा दीजिए, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। कुछ दोस्तों ने कहा कि सर क्या, जैसा कि मैं एक दिन नहीं बना पाया, कल वाले डेट में स्टरडे नहीं बना पाया, तो सर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या आप वीडियो नहीं बनाइएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि किसी इशू की वजह से मैं नहीं बना पाया, लेकिन फिर ही कंटिन्यू चलेगा जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन शामिल कर सकूँ। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ आप जुड़ के आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी वहाँ पे लोग हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है या उर्दू के हवाले से बातचीत होती है। तो देखते हैं कौन सा जुमला इसमें सही है। क्वेश्चन क्या, जो दोस्त के बगैर कोई खुश नहीं रह सकता, तो फर्स्ट जो होगा ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, नो पर्सन कैन बी हैप्पी विदाउट फ्रेंड्स, कि कोई भी इंसान बगैर दोस्त के खुश नहीं रह सकता। मुझे यहाँ पे जुमले का सही स्ट्रक्चर बताना मकसद है। नो पर्सन का मतलब एक तरह का ये कॉमनली बोला जाता है, जैसे कि एक मतलब कोई ख़ास ना करके, बल्कि एक तरह का कॉमन छोड़ दिया जाए, कोई भी ऐसा नहीं रह सकता। यह नॉट जो लगा दे रहा है, ये नॉट जो है ये आपका कॉमनली के लिए यूज़ नहीं होता है, तो इस वजह से आपका सेकंड गलत हो जाएगा। इसके अलावा भी ऑप्शन दिए जा सकते थे, लेकिन चूंकि जुमले में ज़्यादा ऑप्शन देना मुनासिब नहीं होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में भी जुमले को दाखिल करूँ, और जितना वीडियोज़ मेरे हैं उसमें भी आपके अच्छे अच्छे जुमले हैं, पैटर्नाइज हैं, जो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपको उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम में किस तरह के जुमले देखने को मिल सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है
कि अंगरक्षक का उर्दू अनुवाद क्या होगा। एक लफ्ज़ हिंदी का अंगरक्षक, इसका उर्दू अनुवाद क्या है ये आपको बताना है। उर्दू के ऑप्शन देखते हैं, 1 में मुहाफिज है, 2 में दुश्मन है, 3 में शैतान है, 4 में इंसान। तो दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए और ज़रूर बताइए लास्ट में कितना आपके सही हुए। तो दोस्तों अंगरक्षक जो है ये मुहाफिज के माने में है। क्या दोस्तों, अंगरक्षक ये मुहाफिज के माने में इस्तेमाल होता है। उसको हम गार्ड कह सकते हैं, GUARD, गार्ड, जिसको हिफाजत के माने में लिया जाता है। मुहाफिज या फिर प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं, प्रोटेक्टर, PROTECTOR। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए, प्रोटेक्टर या फिर अंगरक्षक या फिर मुहाफिज। तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों के मुफरदात आपके वाज़ेह हो गए, इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। सवाल नंबर 4 देखते हैं, मुदीर आला का हिंदी तर्जमा क्या होगा। मुदीर आला ये उर्दू का लफ्ज़ बोला जाता है, हिंदी में इसका तर्जमा या ट्रांसलेशन क्या होता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं हिंदी के हवाले से, मुख्य संपादक, 2 में मुख्य लेखक, 3 में मुख्य समाचार। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। तो दोस्तों मुदीर आला को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटर। क्या बोलते हैं, एडिटर, EDITOR। तो एडिटर का काम क्या होता है, मान लीजिए कोई आर्टिकल किसी को कोई इंसान आर्टिकल लिखा और उसे पब्लिश करवाना चाहता है, तो मुदीर आला जो होता है, एडिटर होता है, वो पहले उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है, फिर उसके बाद साइन करके उसको वेरीफाइड कर देता है कि ये जो इससे या मकाला आपका है या आपको आर्टिकल है वो छपने के काबिल है। तो ये काम होता है किसका, एडिटर का। तो आपको भी ये काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, माना जुमला है कि आप इसे जहन नशीन कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि मुदीर आला को हिंदी में क्या बोलते हैं या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो हिंदी में इसको दोस्तों बोलते हैं मुख्य संपादक। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य संपादक बोला जाता है मुदीर आला को हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिटर। कि पढ़ने के बाद अगर कोई गलती है तो उसमें तस्हीह करने का काम किसका है, मुदीर आला का, वो करेक्शन करता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंजीनियर इनटू हिंदी। लफ्ज़ इंजीनियर का हिंदी अनुवाद क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इंजीनियर को इंजीनियर ही बोलते हैं, लेकिन एज़ इट इज़ अगर इसका हिंदी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या आंसर टिक करना है। देखते हैं आपके ऑप्शंस, 1 में है कारीगर, 2 में है अभियंता, 3 में है कार्यकर्ता, 4 में है सेवक। तो अगर आपको इसका आंसर पता है कि इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं, इंजीनियर को उर्दू में भी इंजीनियर ही बोलते हैं, और इसको थोड़ा अरबी से अगर हम देखते हैं तो अरबी में इसको बोलते हैं मुहंदिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुहंदिस। ये ज़्यादा आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि उर्दू के क्वेश्चंस में आपको अरबी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर हिंदी के क्वेश्चंस में अरबी या फ़ारसी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे भी जहन नशीन कीजिए कि अरबी में इंजीनियर को क्या बोलते हैं, मुहंदिस बोलते हैं, जैसा कि अभी आपको डिस्प्ले करके मैं लिख कर दिखाया हूँ। तो इंजीनियर का हिंदी अनुवाद क्या होगा, इंजीनियर का हिंदी अनुवाद आपका होगा अभियंता, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभियंता या आपका इंजीनियर का हिंदी तर्जमा है, हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, ये क्या अदद है, ये आपका इंग्लिश का अदद है, अंग्रेज़ी तो यहाँ पे उर्दू अदद क्या होगा, ये आपका इंग्लिश है। तो चलिए, तो इससे तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे, इसलिए कि इंग्लिश में इसका अदद लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ है 786 लिखा हुआ है, या कह सकते हैं 786। तो इसका उर्दू अदद क्या होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए, मैं ऑप्शन को रीड नहीं करूँगा, इसलिए कि आप एक ऑप्शन आपके नज़दीक क्लियर हो गया। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और रोमन नंबर्स को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर या पैसेज के अंदर रोमन नंबर्स या फिर उर्दू के पैसेज के अंदर आपको रोमन नंबर, उर्दू के हिंदी नंबर, इंग्लिश नंबर, कुछ भी नंबर देने के लिए कह दिया जाए, और उसको अगर आपको जिस ज़बान में बदलना है तो आपको वही नंबर डालना पड़े। तो बेहतर है कि आप नंबर्स को भी डिटेल से देख लीजिए। तो यहाँ देखते हैं, ये कि एक थोड़ा सा एग्जांपल है, आपको इंडिकेशन करना मेरा मकसद था कि ये 786 का ये उर्दू अदद क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे तो इसको बोलते हैं 789, और दूसरे में है आपका 788, और थर्ड में आपका है 786, और फोर्थ में जो आपका है 786, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 786 उर्दू वाला जो आदद आपका है ये आपका ऑप्शन 4 में है। तो ये आपके लिए एक तरह का इंडिकेशन है कि आप इसको ज़रूर देखें। एक दिन भी, 1 घंटा भी मेहनत कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन
क्लियर हो जाएगा नंबर्स का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि डेली नंबर्स के क्वेश्चन को भी डालता रहूँ ताकि आपका मश्क होता रहे। लोगों के एहसासात को समझने की कोशिश करो, ये एक जुमला है उर्दू का, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करता है और इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा जुमला इंग्लिश का सही होगा। लोगों के एहसासात को समझने की कोशिश करो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन सा सही होगा। ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ। ऑप्शन 1 में दिया हुआ ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर्स फीलिंग्स, और सेकेंड में है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स फीलिंग्स, और थर्ड में आपका है ट्राई अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स फीलिंग्स, और फोर्थ में आपका है ट्राइंग ऑफ टू अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चूँकि इसमें एक मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस के हवाले से एक इंडिकेशन आपको मिल गया, लेकिन पूरा सेंटेंस की करेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड होती है ये आपको समझना है। अगर आप इसका आंसर सही टिक कर सकते हैं तो समझ लीजिए ग्रामर के हवाले से या फिर ट्रांसलेशन के हवाले से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और आपको बस मुफरदात पे कोशिश करने की ज़रूरत है, या फिर जो जुमले आपको दिया जाए उसे समझने की ज़रूरत है और उसे अपने एतबार से उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लोगों के एहसासात को समझने की कोशिश करो, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, इसका ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर्स फीलिंग्स, ये इसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। एहसासात को क्या बोलते हैं हिंदी में? एहसासात को हिंदी में बोलते हैं भावना। क्या दोस्तों? भावना। भावना, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश के पूरे वर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। और लोगों के एहसासात को समझने की कोशिश को प्रयास बोलते हैं। ये तो बार बार मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस का उर्दू अनुवादक के नाम से एक लिंक दे दिया है। वहाँ पे मेरे सारे उर्दू के वीडियोस और दीगर वीडियोस पड़े हुए, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं उर्दू वीडियोस को देखिए जिसमें कि आपके उर्दू अनुवादक के हवाले से सारे वीडियोस हैं। अगर आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको उर्दू कवायद और हिंदी ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन और फिर मुफरदात, वाहिद, जमा, तज़किर, तानीस, ये तमाम पैटर्न्स पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ज़रूर इन वीडियोस को देखिए और कंटिन्यूटी इन वीडियोस को भी देखते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है खंदक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। एक लफ्ज़ है खंदक, तो इसका अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। लफ्ज़ खंदक उर्दू में बोला जाता है, तो इसका अंग्रेज़ी तर्जमा आपको बताना है कि लफ्ज़ खंदक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में पिट, 2 में ट्रेंच, 3 में बेस, 4 में ओशियन। दोस्तों, खंदक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप सवाल को गौर से पढ़ रहे हैं तो इसको सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है लफ्ज़ खंदक क्या है। अगर खंदक आप नहीं समझेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। आप सारे चीज़ को आप मतलब समझ रहे हैं कि पिट माने गड्ढा होता है, ट्रेंच माने एक तरह की हदबंदी के मुत्तसिल है, और बे कहते हैं खाड़ी को, ओशियन कहते हैं समंदर को। आप सारे को समझ रहे हैं, लेकिन आप खंदक को नहीं समझेंगे तो आप इसका मतलब नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों, खंदक कहते हैं, क्या कहते हैं, खंदक एक तरह का होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रेंच। क्या होता है? एक तरह का होता है ट्रेंच। खंदक का एक तरह के गड्ढे को हम कह सकते हैं। मान लीजिए कि 2 गांव के बीच में एक गड्ढा खन दिया जाए कि इधर के लोग उधर ना जा पाएँ या उधर के लोग इधर ना आ पाएँ, तो वो जो बांध आपका होगा उसे हम ट्रेंच बोलते हैं। ट्रेंच क्या बोलते हैं? ट्रेंच इंग्लिश में। तो खंदक का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? ट्रेंच। ये पिट जो आपका है ये कोई बाउंड्री नहीं होता, बल्कि एक सर्कल टाइप भी हो सकता है, यानी ऐसे भी हो सकता है इसकी पूरी मिट्टी को निकाल लिया जाए। खाड़ी तो आप समझ ही रहे होंगे, ओशियन समंदर को बोलते हैं। तो ट्रेंच ये स्पेशल होता है आपका, जो कि खंदक के माने में है, एक तरह का बैरियर के रूप में ये काम करता है। तो सवाल नंबर 9 देखते हैं। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। खंदक का अंग्रेज़ी तर्जमा ट्रेंच होगा। ये बहुत ही मुस्तमल और कह सकते हैं कि ये जो आपके फाइटिंग्स होते हैं या फिर आपके जो बैटल्स होते हैं उससे रिलेटेड है। बैटल्स या फिर हिस्ट्री से कह सकते हैं कि हिस्ट्री का ट्रांसलेशन अगर आपको देखने को मिले तो उसमें ज़रूर ये जुमला, ये लफ्ज़ आपको देखने को मिलेगा। लफ्ज़ हरीस का उर्दू तर्जमा बताइए। 9 नंबर देखते हैं। लफ्ज़ हरीस का उर्दू तर्जमा आपसे पूछा जा रहा है कि हरीस का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस 1 में लालची, 2 में होशियार, 3 में बेईमान, 4 में बेवकूफ़। तो हरीस का उर्दू तर्जमा क्या है, अगर आपको पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। लालची, होशियार, बेईमान, बेवकूफ़। तो दोस्तों, हरीस के माने क्या होता है? लालची। क्या होता है दोस्तों? लालची, ग्रीडी जिसे कहते हैं। और आपका होशियार किसे कहते हैं?
होशियार को इंग्लिश में बोलते हैं क्लेवर, CLEVER, और इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर। बेईमान डिसऑनेस्ट को बोलते हैं, बेवकूफ़ को स्टूपिड बोलते हैं, STUPID, स्टूपिड बोलते हैं आपका बेईमान। और फूल भी बोलते हैं, फूल भी बोलते हैं, या फूलिश, FOOLI, फूलिश, जिसको हिंदी में बोलते हैं, फूलिश को हिंदी, बेवकूफ़ को हिंदी में बोलते हैं मूर्ख। क्या दोस्तों, बेवकूफ़ को हिंदी में बोलते हैं मूर्ख। तो इन मुफ्रदात को भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों हवाले से मैंने ज़िक्र कर दिया, काफ़ी बेनिफिशियल है। चूँकि आपके पास अगर मुफ्रदात का ज़ख़ीरा है और वर्ड इंसाइक्लोपीडिया है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। बस थोड़ी सी आप ग्रामर पे कोशिश कर दीजिए कि ग्रामर में जुमले को हमें कैसे रखना है, और आपके पास अल्फाज के ज़ख़ायर हों तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन से आपको। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10, सिहाब का उर्दू तर्जमा क्या होगा। लफ्ज़ सिहाब का उर्दू तर्जमा आपको बताना है क्या होगा। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, दोस्त, 2 में महबूब, 3 में बादल, 4 में ज़मीन। तो दोस्तों वही बात फिर कि आप सिहाब के माना को समझिए। अगर आप इसका माना नहीं समझ रहे तो आपको दुश्वारी होगी। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिहाब को बोलते हैं क्लाउड, CLOUD, क्लाउड बोलते हैं आपको इंग्लिश में। और इसको सिहाब का उर्दू तर्जमा क्या होगा, तो ये बादल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बादल इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अगर स्वाद से होता ये आपके दोस्त के माने में कुछ हद तक लिया जा सकता, चूँकि ये सीन से लिखा हुआ था, ये बादल के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ अगर सीन से है तो वो बादल के माने में, जो कि क्लाउड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आकाश नहीं बादल, वो आप आकाश मत लीजिएगा। कुछ लोग कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे यहाँ पे कि बादल मीन्स वही आकाश, ऊपर जो आसमान, तो वो नहीं है। आकाश आपका ये नहीं है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं स्काई, SKY, ये आपका नहीं है, बल्कि ये जो आपका है वो आपका क्लाउड है, CLOUD। जिस तरह की बारिश होने से पहले आपका जो एक वेदर कंडीशन होता है, मौसम जो बारिश का बनता है, उसे हम बोलते हैं क्लाउड या फिर सिहाब बोलते हैं, और उर्दू में से बादल बोलते हैं। तो सवाल नंबर 11 देखते हैं, परिपत्र का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा। परिपत्र का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा आपको बताना है। आपके ऑप्शंस 1 में है टेंडर, 2 में बिजनेस, 3 में कॉन्ट्रैक्ट, 4 में गुड्स। तो परिपत्र का अगर आप माना समझ रहे हैं तो आप आसानी से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों परिपत्र जो होता है एक तरह का टेंडर होता है। क्या होता है दोस्तों, टेंडर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेस काम होता है, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट बेस ये काम होता है। टेंडर होता है कि अगर कोई इंसान कोई काम करवाना चाहता है तो उसको एक टेंडर दिया जाता है, एक मुतय्यन मुद्दत के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ के साथ उसको टेंडर दिया जाता है कि ये काम उसके थ्रू या ज़रिया करवाया जाएगा। तो टेंडर होता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिजनेस या आपका कारोबार होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका संपर्क होता है। तो दोस्तों राबता को देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको उर्दू में बोलते हैं राबता। क्या बोलते हैं, राबता। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके 15-20 क्वेश्चंस में से गालिबन 30 या 40-50 क्वेश्चंस भी तैयार हो जाते हैं, जबकि आप फर्दर इन्फॉर्मेशन को आप नोट करते जाएं। तो एक सवाल यहाँ से भी बन सकता था कि कॉन्ट्रैक्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को उर्दू में आपका बोलते हैं राबता, और आपको हिंदी में बोलते हैं संपर्क। क्या बोलते हैं, संपर्क। तो संपर्क ये आपका हो जाएगा, संपर्क आपका हो जाएगा ये हिंदी में, उर्दू में राब्ता और इंग्लिश में कॉन्टैक्ट। गुड्स कहते हैं तो आप देखते होंगे ट्रक के सामने लिखा रहता है गुड्स, आप देखते होंगे गुड्स, सॉरी GOODS। तो ये गुड्स जो होता है ये गुड्स कैरियर, क्या लिखा रहता है, गुड्स कैरियर, GOODS, गुड्स कैरियर, CARRIER। गुड्स कैरियर का मतलब होता है सामान ले जाने वाली गाड़ी। गुड्स कैरियर मतलब गाड़ी पे अगर लिखा है गुड्स कैरियर, इसका मतलब ये गाड़ी जो है सामान ले जाने वाली है।
ये आपका पैसेंजर लोड के लिए नहीं बल्कि सामान के लिए। तो गुड्स के माने जो होता है आपका सामान होता है, सामग्री जो होता है, या अशिया कह सकते हैं, चीज़ें कह सकते हैं। तो गुड्स ये आपका अच्छा वाला गुड्स नहीं है, जो हम गुड मानते हैं वो आपका अच्छा वाला नहीं है, बल्कि वो विदाउट एस होता है। अगर विदाउट एस है तो आपका वो अच्छा वाला हो जाएगा, लेकिन वही GOOD के बाद एस का इजाफा कर देंगे तो वो सामान के माने में आ जाता है। तो ये सामान के माने वाला लफ्ज़ आपका गुड्स है। तो सवाल नंबर 11 का टेंडर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12, मालो ज़र का में लफ्ज़ वाव क्या है। एक नाक़िस जुमला हम कह सकते हैं इसको, बस मैं उठा लिया हूँ, इसका कोई माना नहीं है, लेकिन इसके बीच में एक लफ्ज़ वाव है, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा। ये लफ्ज़ वाव जो है इसका माना क्या है आपको बताना है कि लफ्ज़ वाव है ये क़वायद के हिसाब से क्या होगा। आपके ऑप्शंस, 1 में जो आत्फ़ है, 2 में इस्म है, 3 में सिफ़त है, 4 में नकरा है। तो दोस्तों अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहाँ पे आपका आत्फ़ के हवाले से इसमें सिफ़त, मारफा, नकरा, मुसग़्ग़र, मुकब्बर, इसमें जामिद, मस्दर, मुश्तक़, तज़कीर और तानीस, वाहिद, जमा के हवाले से बहुत वीडियोस बनाए गए हैं, वहाँ आप देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। अगर वहाँ उस वीडियो को आप देखोगे तो ज़रूर इसका जवाब आप दे देंगे आसानी से। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, और उससे पहले मैं बता दूँ कि ये आपका अत्फ़ है। क्या है दोस्तों? अत्फ़ है। अत्फ़ का काम क्या होता है कि वो 2 जुमलों को या 2 चीज़ों को आपस में कलेक्ट करता है, इंटरजेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे कि मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई साथ गए, मतलब वहाँ जाना, मतलब गए तो दोनों, लेकिन बता कौन रहा कि दोनों साथ गए। तो लफ्ज़ वाव जो है ये आप दोनों चीज़ को जोड़ दे रहा है। तो ये लफ्ज़ वाव जो है अत्फ़ को बोलते हैं। अत्फ़ कहते हैं इंटरजेक्ट की जो 2 कामों को आपस में जोड़ दे या 2 चीज़ों को आपस में जोड़ दे, 2 चीज़ों के संगम में जो सहायक का काम करता है वो आपका लफ्ज़ अत्फ़ कहलाता है। तो यहाँ पे माल माने क्या होता है? दौलत, ज़र माने सोना। तो माल और ज़र बोला जाता है एक तरह की जो आदमी मालदार हो, कहते हैं उसके पास बहुत ही माल और ज़र है, यानी बहुत मालदार है, या सोना, चांदी या पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है, एक साथ दोनों बोला जाता है ये। तो सवाल नंबर 12 का वाव जो है ये आपका अत्फ़ है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13, किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ के आखिर में LESS यानी इस शक्ल का लफ्ज़ बढ़ा देने से क्या माना होता है। यानी किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ के आखिर में लेस बढ़ा देंगे तो क्या माना पैदा होगा। ऑप्शंस आपके हैं, 1 में मुस्बत, 2 में मनफी, 3 में तक़वियत, 4 में इजाफ़ा। अगर आपको पता है तो चूँकि ये आप तभी ये बता पाएंगे जब आप पे उर्दू और इंग्लिश पे आप दोनों कमांड रखते होंगे। और अगर आप इंग्लिश पे कमांड है तो आप तो समझ गए होंगे कि लेस बढ़ाने से क्या होगा, नकारात्मक अर्थ में नकारात्मकता पैदा हो जाएगा, यानी निगेटिविटी। लेकिन अगर आपको उर्दू से वाक़फ़ियत नहीं है तो दुश्वारी होगी। तो मेरे इस पैटर्न का मेन मकसद है कि आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों को एक कलेक्टिव वे में, एक ओवरऑल करके तीनों को समझाना मेरा मेन मकसद है। तो किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ के आखिर में अगर LES बढ़ा देंगे तो ये मुस्बत नहीं बल्कि आपका मनफी माना पैदा कर देगा। जिस तरह यूज़, क्या है एक वर्ड है यूज़, LESS, तो अगर इसमें लेस लगा देंगे, यूज़ के माने इस्तेमाल, यूज़लेस माने बेकार, तो ये एक तरह का नफ़ी का मानवा या नकारात्मक सोच इसमें पैदा करता है, नेगेटिविटी ला देता है। तो LES लगाने से ये मनफी माना पैदा हो जाता है। और मुस्बत कहते हैं ये आपका पॉजिटिविटी से रिलेट करता है। रीइंफोर्समेंट को हम तक़वियत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट, REINFORCEMENT। तो रीइंफोर्समेंट को भी आप नोट कर लीजिए कि रीइंफोर्समेंट को क्या बोलते हैं। तो रीइंफोर्समेंट को उर्दू में बोलते हैं तक़वियत, और हिंदी में इसको बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं दोस्तों? बल बोलते हैं कि बल देना, किसी चीज़ को तक़वियत देना। और इजाफ़ा कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ा देना, इजाफ़ा, बढ़ाना। ये कुछ मुफ़रदात हैं जिसे आप ज़हन नशीन रखें तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको ट्रांसलेशन करने में। सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है? ख़ित्ता का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। एक ख़ित्ता है ये आपका, इसको आप ख़त मत पढ़िएगा इसलिए कि
ख़त अगर लिखते हैं तो ये वाला जो है ये ज़ायद नहीं करते, बल्कि ये ज़ायद करके लफ्ज़ हा इसमें बढ़ाया जाता है। ख़त लिखा जाता है तो बात ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। यहाँ पे ज़ायद नहीं होता, यहाँ ज़ायद करने से ये आपका खित्ता या खत्ता हा का माना इसमें पैदा हो जाता है। तो लफ्ज़ खित्ता, जिस तरह कि यहाँ छोटा सा बड़ा हुआ, खित्ता का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा? आपके ऑप्शंस ए में है रीजन, 2 में एज, 4 में टर्न, 3 में टर्न, 4 में पेज। तो खित्ता आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता है तो आप, चूँकि आप इंग्लिश में सब समझ जाएंगे, इंग्लिश में समझ जाएंगे कि रीजन किसे बोलते हैं, इलाके। एज बोलते हैं किसे, किनारे को बोलते हैं, जिसको उर्दू में साहिल बोलते हैं। क्या दोस्तों? साहिल। एज को आपको अगर फिट उर्दू देखेंगे तो उसको बोलते हैं साहिल, बोलते हैं साहिल समंदर, यानी समंदर का किनारा जो होता है, कोस्टल बोलते हैं उसको। साहिल समंदर को इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल, COASTAL, कोस्टल बोलते हैं। कोस्टल, साहिल समंदर को हम कोस्टल बोलते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए कि साहिल समंदर को हम कोस्टल बोलते हैं। तो एज आपका हो गया, टर्न कहते हैं मोड़ना, पेज कहते हैं वही आपका वर्क जो होता है। पेज को उर्दू में क्या बोलते हैं हम, वर्क। इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो खित्ता का अंग्रेज़ी तर्जुमा आपका, चूँकि रीजन के माने इलाका होता है और खित्ता के माने भी इलाका ही के होता है, तो ये आपका रीजन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि खित्ता का अंग्रेज़ी तर्जुमा हो जाएगा रीजन, REGION, रीजन इसे बोलते हैं खित्ता को। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने तमाम ग्रुप्स में, जो ग्रुप्स भी आपके उर्दू के हवाले से बने हैं या आपके जो भी दोस्त उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, अपने तमाम सोशल मीडियाज़ पे इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या सेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं, क्या इस सेशन को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। लास्ट देखते हैं, आज का 15 ही पे इक्तफ़ा करेंगे, इसके बाद फिर हम उर्दू अनुवादक का जो जीके का पोर्शन होगा उसको लेकर आपके बीच आएंगे ताकि उसकी भी तैयारी अच्छी होती रहे। इसलिए कि ये 20 आपका 25 पार्ट्स हो गए हैं, जिसमें आपको 3-4 पार्ट्स आपके हो चुके हैं जीके के भी। उसके अलावा सब 20 पार्ट्स नियर अबाउट आपके उर्दू अनुवादक ट्रांसलेशन बेस के हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे पोर्शन को इसमें टच करूँ। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, तनकीद करना का अंग्रेज़ी तर्जुमा क्या होगा? तनकीद करना का अंग्रेज़ी तर्जुमा आपको बताना है कि क्या कहते हैं इसको तनकीद करने को। आपके ऑप्शंस हैं, 1 में क्रिटिसाइज़, 2 में प्रेज़, 3 में डिफ़ाइन, 4 में स्टील। तो अगर तनकीद करना को आप समझ रहे हैं और अगर इसी को आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपके लिए दुश्वारी होगी। तो जैसा कि तनकीद को अगर आप नहीं समझेंगे तो क्रिटिसाइज़ को समझ रहे हैं या फिर प्रेज़ को समझ रहे हैं, डिफ़ाइन को समझ रहे हैं, स्टील को समझ रहे हैं। जिस तरह कि हम इसका समझते भी चल रहे हैं कि स्टील के माना होता है चोरी करना। क्या दोस्तों? स्टील, STEAL, ये आपका वर्ब यूज़ होता है, STE, स्टील, इसको कहते हैं चोरी करना। चोरी करना ये आपका वर्ब यूज़ होता है, जिसको उर्दू में बोलते हैं फेल। और डिफ़ाइन करना, किसी चीज़ को वाज़ेह करना, डिफ़ाइन करना किसी चीज़ को वाज़ेह करना। प्रेज़ कहते हैं प्रशंसा को, प्रेज़ कहते हैं प्रशंसा। तो प्रशंसा, किसी की तारीफ़ करना, किसी की तारीफ़ में कुछ कहना, उसे हम कहते हैं प्रेज़, प्रशंसा। तो लास्ट में जो बच रहा आपका क्रिटिसाइज़, तनकीद करना, CRITICIZE, क्रिटिसाइज़, यानी किसी चीज़ को आप देखकर उस पर अपना एक क्रिटिकल व्यू देना है, यानी उसमें क्या अच्छाइयाँ आपको दिखी या क्या बुराइयाँ ऐसी दिखी जो काफ़ी कंसीडर करने के बाद आपको पता चला, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिसाइज़ करना या तनकीद करना। उस पर अपना राय मशवरा देना, चाहे कि वो आपका मुस्बत हो या मनफी हो। तो दोस्तों आइए कुछ 15 क्वेश्चंस रहे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ग्रुप्स में अपने शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।